एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज को उनकी जो Q1 FY26 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है उसके आधार पर। हाँ, कंपनी फ्लो सॉल्यूशंस में तो जानी जाती है, पर अब कुछ नए और काफी दिलचस्प क्षेत्रों में भी कदम रख रही है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा चर्चा शायद उनके डेटा सेंटर लिक्विड कूलिंग वाले वेंचर की हो रही है। ये क्या है पूरा मामला? हाँ, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। उन्होंने एक बहुत बड़ी अमेरिकी लिस्टेड कंपनी है जिसका मार्केट कैप $50 बिलियन से भी ज्यादा है, उसके साथ एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट किया है। अच्छा, और ये एग्रीमेंट किस बारे में है? ये डेटा सेंटर्स के लिए लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन सप्लाई करने के लिए है। और मजे की बात ये है कि उन्हें पहला ऑर्डर भी मिल चुका है। अच्छा। करीब 7.8 करोड़ रुपए का। 7.8 करोड़ का पहला ऑर्डर, ये तो काफी सॉलिड स्टार्ट है। यस। ये किस तरह के कंपोनेंट्स के लिए है? डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। तो ये सिर्फ सप्लाई नहीं, डेवलपमेंट भी है। हाँ, यही खास बात है। ये दिखाता है कि एरोफ्लेक्स की R&D क्षमता कितनी मजबूत है। वो सिर्फ बना नहीं रहे, बल्कि हाईटेक सॉल्यूशंस डिजाइन और डेवलप भी कर रहे हैं। सही है। और डेटा सेंटर्स में लिक्विड कूलिंग की इतनी बात क्यों हो रही है आजकल? एयर कूलिंग काफी नहीं है क्या? देखिए, जैसे जैसे AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बढ़ रही है, सर्वर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं और उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो पारंपरिक एयर कूलिंग सिस्टम्स अब उतने एफिशिएंट नहीं रहे, खासकर एनर्जी कंजम्पशन के लिहाज से। लिक्विड कूलिंग कहीं ज्यादा कारगर है और इससे डेटा सेंटर ज्यादा डेंस भी बनाए जा सकते हैं। मतलब कम जगह में ज्यादा कंप्यूटिंग पावर। बिल्कुल। तो एरोफ्लेक्स का इस फील्ड में आना ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है। इसमें एक ASME सर्टिफिकेशन का भी जिक्र था प्रेजेंटेशन में, बेलो सेक्शन के लिए। इसका क्या महत्व है? हाँ, ASME यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये सर्टिफिकेशन खासकर उनके बेलो सेक्शन के लिए उनकी इंजीनियरिंग क्वालिटी का एक तरह से ग्लोबल स्टैंप है। ओके। ये न सिर्फ उनकी टेक्निकल काबिलियत को साबित करता है, बल्कि उन इंटरनेशनल क्लाइंट्स का भरोसा भी जीतता है जो बहुत कड़े स्टैंडर्ड्स मांगते हैं, खासकर ऐसे क्रिटिकल एप्लीकेशंस में। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं फाइनेंशियल्स पर। Q1 FY26 के नतीजे थोड़े नरम दिखे हैं पिछले साल के मुकाबले। रेवेन्यू गिरा है। हाँ, कुल आय इस तिमाही में 84.67 करोड़ रुपए रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 90.78 करोड़ थी। तो थोड़ी गिरावट तो है। मैनेजमेंट ने इस पर कुछ कहा? क्या वजह बताइए? हाँ, कंपनी के MD की टिप्पणी है इस पर। उनका कहना है कि ये गिरावट हाल में जो टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव हुए हैं और कुछ खरीदारों में जो एक अस्थायी अनिश्चितता थी, उसकी वजह से है। अच्छा, तो ये टेम्परेरी मान रहे इसे? बिल्कुल। उनका मानना है कि ये क्षणिक है और उनके प्रोडक्ट्स की जो असली डिमांड है वो मजबूत बनी हुई है। और उन्होंने ये भी जोर दिया कि कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान बिल्कुल ट्रैक पर है। और प्रॉफिटेबिलिटी का क्या? EBITDA और PAT पर भी असर दिखाए? हाँ, असर तो आया है। EBITDA 15.81 करोड़ रहा पिछले साल के 19.13 करोड़ के मुकाबले, और PAT यानी नेट प्रॉफिट वो 7.17 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल 12.41 करोड़ था। तो मार्जिन भी कम हुए हैं। हाँ, EBITDA मार्जिन 18.68% पर आ गया। पिछले साल ये 21.07% था, तो मार्जिन में कमी आई है। मैनेजमेंट का मार्जिन आउटलुक क्या है? क्या वो इसे लेकर चिंतित हैं? देखिए, उन्होंने अपना EBITDA मार्जिन गाइडेंस तो मेंटेन किया है, स्टैंड अलोन लेवल पर करीब 20% और कंसोलिडेटेड लेवल पर करीब 19%। अच्छा, ये कंसोलिडेटेड मार्जिन थोड़ा कम क्यों है? उनका कहना है कि ये जो थोड़ा अंतर है, ये हाइडेयर सेगमेंट की वजह से है, जिसका उन्होंने अधिग्रहण किया था। वो सेगमेंट फिलहाल थोड़े कम मार्जिन पर ऑपरेट कर रहा है। उम्मीद है कि आगे इसमें सुधार होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर ग्रोथ की तरफ ले जाता है। कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीकों से आगे बढ़ने की सोच रही है। ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या प्लान्स है? ऑर्गेनिक में तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी बढ़ा रहे हैं। जैसे SS फ्लेक्सिबल होजेस की कैपेसिटी मार्च 2026 तक 16.5 मिलियन मीटर से 20 मिलियन मीटर करने का प्लान है। और असेंबली स्टेशंस? हाँ, असेंबली स्टेशंस 40 से 70 करने हैं। मेटल बेलोस की कैपेसिटी भी डबल से ज्यादा, 1,20,000 से 3 लाख पीस तक। और एक नई कैपेसिटी भी लगा रहे हैं शायद, मिनिएचर मेटल बेलोस की। बिल्कुल, ये नई कैपेसिटी है 2,40,000 पीस की। ये मिनिएचर बेलोस बहुत जरूरी है नए जमाने के उद्योगों के लिए, जैसे एरोस्पेस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, हाइड्रोजन वगैरह। इंटरेस्टिंग। और इनऑर्गेनिक साइड पे जो हाइडेयर का अधिग्रहण किया था, उसका क्या फायदा मिल रहा है? हाइडेयर से उन्हें हाइड्रोलिक प्रोडक्ट्स में विशेषज्ञता मिली है। इससे उनकी एडवांस्ड फ्लो सॉल्यूशंस बनाने की क्षमता बढ़ी है। और कस्टमर्स भी नए मिले होंगे।
हाँ बिल्कुल। मजगांव, डॉकयार्ड, सेल, भेल जैसे बड़े और प्रतिष्ठित ग्राहक उनके पोर्टफोलियो में जुड़े हैं और सिनर्जी का फायदा उठाते हुए वो प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहे हैं, जिससे मार्जिन सुधरने की उम्मीद है। उन्होंने हाल ही में हाइडर की क्वालिटी लैब और R&D सेंटर को अपग्रेड भी किया है और नई CNC मशीनें भी मंगवाई हैं। तो मतलब इंटीग्रेशन और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। सही। अगर हम कंपनी की कोर स्ट्रेंथ को संक्षेप में देखें तो ये फ्लो सॉल्यूशंस में पुराने खिलाड़ी हैं 1998 से, और इनका प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ा है, करीब 2900 से ज्यादा SKUs। हाँ। और बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। एक्सपोर्ट 90 से ज्यादा देशों में होता है। Q1 में रेवेन्यू का करीब 81% एक्सपोर्ट से था और डोमेस्टिक 19%। इंडस्ट्री वाइज भी काफी फैले हुए हैं। हाँ, पारंपरिक इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स तो हैं ही, साथ में अब नए उभरते सेक्टर्स जैसे एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, हाइड्रोजन, EV पर भी फोकस है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ है? तलोजा, पलावा और चकन में इनकी आधुनिक फैक्ट्रीज हैं। और R&D का क्या? R&D काफी मजबूत है। 16 लोगों की टीम है। इनेबीएल एक्रेडिटेड लैब है जो उनकी टेस्टिंग की विश्वसनीयता बताता है। करीब 58 प्रोडक्ट्स अभी R&D पाइपलाइन में है। ठीक है। और इंडस्ट्री का ओवरऑल आउटलुक कैसा है इन प्रोडक्ट्स के लिए? मेटल होज और मेटल बेलोज के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। ग्लोबल मेटल होज मार्केट के लिए 2024 से 2035 तक करीब 7.2% CAGR का अनुमान है। और मेटल बेलोज मेटल बेलोज मार्केट के लिए इसी पीरियड में करीब 6.4% CAGR का अनुमान है। तो दोनों ही कोर एरियाज में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर एरोफ्लेक्स कह सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। डेटा सेंटर लिक्विड कूलिंग में एंट्री एक बड़ा रणनीतिक कदम है। हाँ बिल्कुल। भले ही Q1 के आंकड़े थोड़े कमजोर रहे हों, लेकिन कंपनी का फोकस कैपेसिटी बढ़ाने और नए हाई ग्रोथ एरिया में जाने पर साफ दिख रहा है। उनकी इंजीनियरिंग क्षमता और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसमें उनकी मदद करेगा। सही कहा। उनकी नींव मजबूत लगती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जैसे जैसे AI और HPC डेटा सेंटर्स में लिक्विड कूलिंग की जरूरत को बढ़ा रहे हैं, क्या एरोफ्लेक्स इस स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट का फायदा उठाकर इंडस्ट्रियल थर्मल मैनेजमेंट के जो व्यापक ट्रेंड्स हैं उनमें भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है? क्या ये सिर्फ डेटा सेंटर तक सीमित रहेगा या और आगे जाएगा? सोचने वाली बात।